Hello students, in some of the earlier videos we have discussed about the land reforms, land ceilings, etc. Now let us discuss today the Green Revolution. At independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. मतलब हमारा देश जब आज़ाद हो गया था उस समय हमारी देश की कुल आबादी के 75% खेती पर निर्भर कर रही थी। तो सोचिए अगर देश के 75% आबादी खेती पर निर्भर हो तो खेती में इतना उत्पादन होना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, देश में चावल, गेहूं, दाल आदि विदेशों से न मंगाना पड़े, ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन क्या था देखते हैं। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी लो था क्योंकि हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी पद्धति से खेती कर रहे थे। और क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था समय के साथ, हल, बैल, लार्ज मासेस ऑफ लैंड एक ही जगह में, फिर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सब सारा चीज़ फार्मर्स के पास नहीं था। India's agriculture vitally depends on the मानसून। मतलब भारत का जो कृषि था वो मुख्यतः मानसून पर यानी वर्षा पर निर्भर करता था। एंड इफ द मानसून फेल शॉर्ट द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज विच वेरी फ्यू हैड। मतलब और यदि मानसून फेल कर जाए, कम वर्षा हो जाए, ज़्यादा वर्षा हो जाए, अति वर्षा, अल्प वर्षा, जो भी ऐसी स्थिति हो जाती थी तो फिर दिक्कत हो जाता था। हाँ, कुछ फार्मर जिनके पास जिस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ थे और वो ऐसा एरिया बहुत कम हुआ करता था। द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो अंग्रेजों के दौर से आ रहा जो कृषि में एक ठहराव आ गया था, रुकावट आ गया था, पानी अटक गया था, उस ठहराव को दूर करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में हरित क्रांति लाया गया आज़ादी के बाद। और उसने ये जो कृषि जगत में एक ठहराव आ गया था, स्टैग्नेंसी आ गई थी, उसको उसमें ब्रेकअप लगाया गया और कृषि में एक सुधार, एक रिफॉर्म, एक डायनामिक चेंजेज आया उसमें। दिस रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बृहद स्तर पे अनाजों का खेती करना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रयोग करके, विशेष करके गेहूं और चावल का। द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स in the correct quantities as well as regular supply of water. The application of these inputs in correct proportion is vital. बोल रहा क्या कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे, द यूज ऑफ दीज सीड्स, HYV सीड्स रिक्वायर्ड में ज़रूरत होती थी द यूज ऑफ फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, चाहे नेचुरल मैन्योर या केमिकल फर्टिलाइजर का, एंड पेस्टिसाइड्स और कीटाणुनाशक पाउडर्स, केमिकल्स का, इन द करेक्ट क्वांटिटी, सही अनुपात में, सही मात्रा में, एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, और खेतों में नियमित समय पर पानी देते रहना पड़ेगा। द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, इन सब का सही अनुपात में प्रयोग करना हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी था और HYV सीड से खेती करने के लिए बहुत जरूरी था। द फार्मर्स हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स रिक्वायर्ड reliable irrigation facilities as well as the financial resources to purchase fertilizer and pesticides. वो किसान जो चाहते थे कि इस HYV सीड्स का खेती में प्रयोग कर हम अपना उत्पादन बढ़ाएं, उनको होना चाहिए था क्या, विश्वसनीय सिंचाई की व्यवस्था, उनके आर्थिक सुख सुविधा अच्छे होने चाहिए थे, टू परचेज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। एज अ रिजल्ट, in the first place of the Green Revolution, approximately mid-1960s up to mid-1970s, the use of HYV seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. मतलब और चूँकि HYV सीड्स का प्रयोग करने वाले किसान सुखी संपन्न होने चाहिए,
इसलिए HYV सीड्स का प्रयोग शुरुआती दिनों में 1965 से 1975 के बीच में, इस समय काल में 3 स्टेट्स में ही ज़्यादा यूज हुए थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ के किसान प्रायः सुखी संपन्न थे। फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरीली बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। हाँ, और विशेष करके देखा गया कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे, उसका लाभ उन्हीं क्षेत्रों को ज़्यादा मिला जहाँ पे गेहूं की खेती हुआ करते थे। इन द सेकेंड phase of the Green Revolution, mid-1970s to mid-1980s, the HYV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops. और 1975 से 1985 आते इस 10 साल में क्या हुआ, HYV सीड्स का प्रयोग देश के अन्य राज्यों में भी होना शुरू हो गया और बहुत सारे क्रॉप्स के मामले में, और इसका लाभ अन्य राज्यों को भी मिला, वहाँ के किसानों को मिला। The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. We no longer had to be at the mercy of America or any other nation. मतलब ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो प्रभाव हुआ, हरित क्रांति का जो असर पड़ा पूरे समाज में कि जमीन का कोई भी टुकड़ा खाली नहीं छोड़ना है और समय पर खेती करनी है, समय पे पानी देना है, समय पे पेस्टिसाइड्स देना है, समय पे फर्टिलाइजर्स देने हैं, ये बात का जो एक जोर चला, एक हवा चला, एक आंदोलन चला, तो हम लोग क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड के मामले में। वी नो लॉन्गर, मतलब हम लोग और नहीं निर्भर रहना था मर्सी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की दया पर या फिर और कोई दूसरा स्टेट या नेशन अपनी खाद्य पदार्थों की ज़रूरतों के लिए। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तो बात सही है कि एग्रीकल्चर आउटपुट में बड़ा ग्रोथ हुआ, बट इट इज़ नॉट एनफ, लेकिन अभी भी वो इतना पर्याप्त नहीं था। इफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज consumed by the farmers themselves instead of being sold in the market, the higher output will not make much difference to the economy as a whole. मतलब ठीक है, देश में उत्पादन तो बढ़ गया, हम आत्मनिर्भर होते जा रहे थे, लेकिन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज, ये जो खेती ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण, जो हरित क्रांति के कारण जो उत्पादन बढ़ा, तो उपजे हुए अनाज का बड़ा हिस्सा क्या हो रहा था, फार्मर्स खुद कंज्यूम कर रहे थे, उसको मार्केट में नहीं बेच पा रहे थे या नहीं बेच रहे थे। द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच, तब क्या होता था, अगर हम अधिक उत्पाद को बाजार में न बेचे तो देश के इकोनॉमी में, जीडीपी में उसका काउंट नहीं हो पाता है। इफ ऑन द अदर हैंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, द हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी। क्या होगा, और यदि अपने खेतों में उत्पादित किए हुए अनाजों में से कुछ हिस्सा या जो भी हिस्सा हम बाजार में बेचेंगे, तो इससे इकोनॉमी का जीडीपी पर असर पड़ेगा। यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही थी। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। मतलब अपने खेतों में उत्पादित किए हुए अनाजों में से वो हिस्सा जो किसान लोग बाजार में बेच पा रहे थे, उसे मार्केटेड सरप्लस कहा गया। A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period available as marketed surplus was sold by the farmers in the market. क्या बता रहा, और फिर देखा गया धीरे धीरे कि चावल और गेहूं का एक बहुत बड़ा हिस्सा हरित क्रांति के दौर में किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया। As a result, the price of food grains declined relative to other items of consumption. इसलिए अनाजों में चावल और गेहूं का दाम बाजार में गिरा, क्योंकि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस के सरप्लस प्रोडक्ट को घरों में नहीं रख करके बाजार में बेचना स्टार्ट किया, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दाम गिरेगा। सिर्फ ये चावल और गेहूं के मामले में हुआ। द लो इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइसेस। अब देखिए क्या बता रहा है, द लो इनकम ग्रुप्स, कम आमदनी वाले परिवार जो अपना पैसा चावल गेहूं में ज़्यादा खर्चा करते थे अपना घर परिवार का भरण पोषण के लिए, उनको बेनिफिटेड हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि चावल गेहूं का दाम बाजार में गिर गया, इसलिए वो लोग अब कम दाम में चावल गेहूं खरीद करके अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे थे।
The Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortages. और इस हरित क्रांति के कारण जो देश भर में उत्पादन बढ़ा, उस बढ़े हुए उत्पादन अनाजों के उत्पादन से सरकार ने किसानों से चावल गेहूं और अन्य अनाज खरीदना स्टार्ट किया, अपने पास स्टॉक रखना स्टार्ट किया। और अगर कहीं आने वाले समय में कहीं अकाल पड़े, सूखा पड़े, बाढ़ हो जाए, तो उस साल जब अनाज का बाजार में शॉर्टेज हो जाएगा तो सरकार फिर उसको बाजार में बेच करके उस कमी को पूरा करेगी या सप्लाई दे करके। While the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risks. हालांकि इस हरित क्रांति का लाभ हमारे देश को बहुत मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि यह 100% परफेक्ट था, इसमें भी बहुत सारी खामियां थी, जोखिम थे। One such risk was the possibility that it would increase the disparities between small and big farmers. एक जोखिम ये था कि शायद ये संभावना थी कि यदि ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, छोटे और बड़े किसानों के बीच में बहुत अंतर बढ़ जाएगा। सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, thereby reaping most of the benefits of the green revolution, क्योंकि जो बड़े सुखी संपन्न किसान थे वही इसमें HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इनपुट खरीद सकते थे। गरीब किसान, छोटा किसान जो कम जमीन के मालिक थे वो ऐसा नहीं कर पाए थे। अतः एक तरह से ग्रीन रिवोल्यूशन का लाभ सिर्फ बड़े किसानों को ही मिला। मोरओवर द HYV सीड्स, और तो और ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हुआ करते थे उससे जो खेती होती थी, वे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट्स एंड द स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन अ पेस्ट अटैक। उस पर बहुत सारे कीटाणु हमला कर सकते थे, कीड़े मकोड़े हमला कर सकते थे और उससे उनका फसल गरीब किसानों का नष्ट हो जाता था, ऐसा था। Fortunately, these fears did not come true because of the steps taken by the government. हालांकि ये सब जो डर था कि गरीब किसानों को दुख होगा, तकलीफ होगा, वो सारा खर्चा नहीं वहन कर पाएंगे, सरकार आगे बढ़ के इन सब समस्याओं के समाधान के लिए तन मन धन से बढ़ी। The government provided loans at a low interest rate to small farmers and subsidized fertilizers so that small farmers could also have access to the needed inputs. सरकार ने कम ब्याज दर पर छोटे छोटे किसानों को लोन देना स्टार्ट किया, सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर्स देना स्टार्ट किया, और इसके पीछे का मेन मकसद था कि छोटे छोटे किसान भी आवश्यक इनपुट अपनी मॉडर्न तरीके से खेती करने में खरीद सके, अफोर्ड कर सके। Since the small farmers could obtain the required inputs, the output on small farms equaled the output on large farms in the course of time. क्या बता रहा? Since the small farmers could obtain the required input, चूँकि अब धीरे धीरे छोटे छोटे किसान भी बाजार से इनपुट खरीद पा रहे थे, सरकार के वो कम ब्याज दर पर कर्ज देने की स्कीम और सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स या HYV सीड देने के स्कीम के कारण द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म, छोटे छोटे खेतों में भी जो उत्पादन था, आउटपुट था, इक्वल टू द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म, बड़े बड़े खेतों के बराबर ही वहाँ उत्पादन होने लगे। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रिवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। अतः ग्रीन रिवोल्यूशन का लाभ छोटे और बड़े सभी तरह के किसानों को हुआ। The risk of the small farmers being ruined when pests attack their crops was considerably reduced by the services rendered by research institutes established by the government. और ये जो जोखिम था कि छोटे किसानों को खेत पर जब पेस्ट अटैक होगा तो उनके क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगे, ये भी कम हो गया क्योंकि भारत सरकार ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत सारे ऐसे पेस्ट बनाए, उसका छिड़काव करने से ये पेस्ट अटैक कम हो गया। You should note that the Green Revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play any extensive role. देखो ये बोल रहा है क्या, आप नोट किए होंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन का लाभ सिर्फ बड़े किसानों को होना चाहिए था, छोटे किसानों को नहीं हुआ होता यदि गवर्नमेंट अपना सही रोल नहीं प्ले की होती। स्टेट में यहाँ हो गया गवर्नमेंट, सरकारें। तो सरकारों के सहयोग के कारण, सहयोगात्मक रवैये के कारण, पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण
बिग फार्मर्स के साथ लार्ज लैंड होल्ड करने वाले फार्मर के साथ साथ जो फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्ड करने वाले फार्मर्स थे उनको भी इनका बेनिफिट हुआ। अब टॉपिक है डिबेट ओवर सब्सिडी, इसको अगले वीडियो में करेंगे। इधर आप लोग तब तक समझिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू।